नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आज हम आपके लिए YouTube चैनल पर सब्जेक्ट ज्योग्राफी का BA फाइनल ईयर के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं। जो टॉपिक है हमारा एशिया की खाद्यान्न फसलें, जिसमें हम पढ़ेंगे गेहूं। और गेहूं में आज का जो हमारा पार्ट होगा वो फर्स्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में चावल के बाद कोई फसल अगर बोई जाती है तो वो है गेहूं की फसल। गेहूं की कृषि कह सकते हैं हम। विश्व में चावल के बाद तो दूसरे नंबर पर जो कृषि होती है वो है गेहूं की कृषि। और गेहूं की कृषि की अगर हम बात करें तो गेहूं की कृषि पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो सभी कृषि पेटियों में बोई जाती है। सभी कृषि पेटियों में बोई जाती है। अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। या हम कह सकते हैं कि गेहूं की कृषि एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके आधार पर हम बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 50% भाग की खाद्य आपूर्ति करती है। गेहूं की हम बात करें, गेहूं विश्व की जनसंख्या का अर्थात हम कह सकते हैं कि गेहूं 50% जनसंख्या की आपूर्ति करता है। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि विश्व में, जैसे कि हमारा टॉपिक है एशिया की खाद्यान्न फसलें, सबसे पहले हम विश्व के स्तर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में जो कृषि की जाती है खाद्यान्न फसलों में वो चावल की है। सबसे अधिक विश्व में चावल की कृषि की जाती है। और विश्व में सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल है, जो विश्व की जनसंख्या जो उदरपूर्ति के लिए काम में ली जाने वाली जो फसल का यूज करती है वो चावल है। सबसे अधिक चावल खाया जाता है जनसंख्या द्वारा। उसके बाद में कोई कृषि आती है तो वो है कृषि हमारी गेहूं की। गेहूं की फसल हम कह सकते हैं कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये विश्व की जनसंख्या का अर्थात हम कह सकते हैं 50% जनसंख्या की ये उदरपूर्ति करती है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, अगर हम पृथ्वी पर गोलार्धों की बात करें गेहूं की फसल की, तो देखिए ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। गेहूं की कृषि जो की जाती है ज़्यादातर वो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में, बीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, कितने से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य गेहूं की कृषि की जाती है। एक बार मैं और रिपीट कराना चाहूँगा विद्यार्थियों, अगर हम पृथ्वी पर इसकी बात करें गेहूं की कृषि की, तो गेहूं की कृषि दक्षिणी गोलार्ध में
20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य बोई जाती है या उपजाई जाती है। इसी प्रकार हम उत्तरी अक्षांशों में बात करें तो उत्तरी अक्षांशों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये गेहूं की कृषि की जाती है। एक बार पुनः समझें, अगर हम ग्लोब पर बात करें कि गेहूं की कृषि किन किन दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से अक्षांशों के मध्य इसकी गेहूं की कृषि की जाती है, तो सबसे पहले हम देखें दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य गेहूं की कृषि की जाती है। उत्तरी अक्षांशों में बात करें हम तो उत्तरी अक्षांशों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य गेहूं की खेती की जाती है। इसके साथ में विद्यार्थियों हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। इसके साथ में अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में या हम कह सकते हैं एशिया में गेहूं की कृषि या गेहूं की कृषि द्वारा 48% जनसंख्या की उदर पूर्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया में जो गेहूं की कृषि हम कर रहे हैं या पैदा की जा रही है, उसके द्वारा जो यहाँ की 48% जो जनसंख्या है एशिया की, उसकी उदर पूर्ति गेहूं की खेती द्वारा की जाती है। इसके बाद में विद्यार्थियों हम देखेंगे कि गेहूं की जो खेती है वो एशिया महाद्वीप में गेहूं की कृषि एशिया महाद्वीप में 2 प्रकार से की जाती है, या हम कह सकते हैं कि गेहूं की कृषि भी विश्व भर में या एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से की जाती है। वो 2 प्रकार हैं आपके, हम कह सकते हैं या तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि मौसम के आधार पर गेहूं की कृषि को मौसम के आधार पर गेहूं की कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक बार पुनः समझें, मौसम के आधार पर हम बात करें या गेहूं की कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कृषि है शीतकालीन गेहूं, शीतकालीन गेहूं की फसल। नंबर 1 है शीतकालीन गेहूं की फसल। नंबर 2 है वसंतकालीन गेहूं की फसल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे शीतकालीन गेहूं के। नंबर 1 शीतकालीन गेहूं की फसल। शीतकालीन गेहूं की फसल, इस प्रकार की कृषि विश्व में सर्वाधिक
करी जाती है या बोई जाती है। इस प्रकार की कृषि या इस प्रकार की गेहूं की खेती, गेहूं की खेती विश्व भर में सबसे अधिक की जाती है, सबसे अधिक की जाती है। या हम कह सकते हैं कि विश्व भर में शीतकालीन गेहूं की जो फसल है वो लगभग विश्व भर में 80% भाग पर या 80% भाग पर इसी प्रकार की गेहूं की कृषि की जाती है। आगे और देखें हम, इस प्रकार की गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। ये फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस प्रकार की गेहूं की फसल को शीतकाल प्रारंभ होने से पहले बोया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शीतकालीन गेहूं की जो कृषि है वो जैसे ही हमारे यहाँ एशिया महाद्वीप में जैसे ही शीतकाल प्रारंभ होता है उससे पहले इस फसल को बोया जाता है, इस कृषि को बोया जाता है। और इस प्रकार की जो कृषि है इस प्रकार की कृषि को एक तो हम ये देख रहे थे कि शीतकाल प्रारंभ होने से पहले बोया जाता है, और इस प्रकार की कृषि को ग्रीष्मकाल आने से पहले, ग्रीष्मकाल आने से पहले, ग्रीष्मकाल आने से पहले काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शीतकालीन गेहूं की फसल का। एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा, इस प्रकार की गेहूं की खेती विश्व भर में सबसे अधिक की जाती है, लगभग 80% इसी प्रकार की कृषि बोई जाती है शीतकालीन गेहूं की। ये जो फसल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। यह शीतकाल प्रारंभ होने से पहले इसको बोया जाता है, और इस प्रकार की कृषि को ग्रीष्मकाल आने से पहले ही काट लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार की जो शीतकालीन जो गेहूं है, शीतकालीन गेहूं एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में तो हम बात करें चीन में, एशिया महाद्वीप में चीन देश में, भारत में, बांग्लादेश में, टर्की में, पाकिस्तान में आदि देशों में, पाकिस्तान आदि देशों में इसी प्रकार के गेहूं की कृषि, इसी प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है। एक बार पुनः समझे विद्यार्थियों, शीतकालीन गेहूं जो है वो एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में इसी प्रकार के गेहूं की खेती की जाती है। इसके बाद में हम
नंबर 2 पर पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है हमारा, वो है वसंतकालीन गेहूं की खेती। वसंतकालीन गेहूं की खेती। वसंतकालीन गेहूं की खेती की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों जस्ट इसके थोड़ा सा अलग है। वसंतकालीन गेहूं की जो खेती है वो शीतकाल में या शीतकाल के बाद वसंत ऋतु के समय बोई जाती है। कौन सी ऋतु के समय? वसंतकालीन गेहूं की खेती जो है शीतकाल के बाद जो वसंत काल आता है उस वसंत काल में बोई जाती है और ग्रीष्म काल के अंत में इसे काट लिया जाता है। जल्दी से विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों अब मैं बात करूंगा कि इस प्रकार के जो गेहूं हैं वसंतकालीन गेहूं, जैसे कि हमने इससे पहले शीतकालीन गेहूं की बात की थी, तो शीतकालीन गेहूं जो है वो लगभग 80% भाग उनका उत्पादित किया जाता है। और ये एशिया में क्या विश्व भर में भी हम बात करें या एशिया में बात करें तो ये लगभग 20% भाग पर इसका या 20% भाग इसका उत्पादित किया जाता है। तो ऐसे कुछ देश या कह सकते हैं एशिया के कुछ देश हैं जिनमें वसंतकालीन गेहूं जो है वो एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर शीतकालीन गेहूं के अलावा वसंतकालीन गेहूं भी उगाया जाता है। तो वसंतकालीन गेहूं कौन कौन से देशों में उगाया जाता है? उत्तरी चीन, उत्तरी जापान और साइबेरिया में उगाया जाता है। एक बार पुनः समझे इसको। वसंतकालीन गेहूं एशिया महाद्वीप में जहाँ किया जाता है वो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम कह सकते हैं साइबेरिया, उत्तरी चीन और उत्तरी जापान में इस प्रकार की कृषि की जाती है और लगभग 20% भाग पर ऐसी कृषि को बोया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ गेहूं की भौगोलिक दशाएं। विद्यार्थियों ये तो पढ़े थे हमने प्रकार कि किस प्रकार से जो गेहूं है वो वैश्विक स्तर पर बोया जाता है। गेहूं एक मौसम के आधार पर या जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भाग मैंने आपको बताए, एक वसंतकालीन गेहूं और एक शीतकालीन गेहूं। इसके बाद में हम देखेंगे कि गेहूं की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो किस किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी कैसी भौगोलिक दशाओं में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं
भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में हम सबसे पहले बात करें तो कह सकते हैं कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और विश्व में सर्वाधिक गेहूं की जो खेती की जाती है वो शीतकालीन गेहूं की जाती है। लगभग 80% शीतकालीन गेहूं बोया जाता है। इसमें भौगोलिक दशा है। सबसे पहले भौगोलिक दशाओं में हम बात करते हैं तापमान की। नंबर 1 देखेंगे हम तापमान। तो छात्रों में कहना चाहूँगा आपको कि कुछ भौगोलिक दशा हैं जो किस किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जिससे कि गेहूं की खेती बोना आसान हो सकता है। नंबर 1 देखेंगे हम तापमान। तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की कृषि को जब हम खेतों में बोते हैं उस समय जो टेम्परेचर है वो गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि गेहूं की कृषि को करते समय या गेहूं की कृषि को बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो बोते समय। काटते समय, गेहूं की कृषि को काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक, काटते समय जो तापमान है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होना चाहिए। काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए या इससे अधिक तापमान होना चाहिए, तभी इसकी कृषि को काटा जा सकता है। मौसम, काटते समय मौसम साफ होना चाहिए या मेघ रहित होना चाहिए। मेघ रहित होना चाहिए। मेघ रहित होना चाहिए। एक बार पुनः समझें। सबसे पहली जो भौगोलिक दशा है वो है टेम्परेचर, जिसको हम तापमान बोलते हैं। गेहूं की कृषि को बोते समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। काटते समय 20 डिग्री टेम्परेचर या हम कह सकते हैं काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होना चाहिए। मौसम एकदम स्वच्छ या साफ होना चाहिए, मेघरहित होना चाहिए, ताकि फसल को काटते समय हमारी जो फसल है गेहूं की कृषि खराब नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अच्छा विद्यार्थियों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। अब हम देखेंगे वर्षा। अगला बिंदु है भौगोलिक दशाओं में। भौगोलिक दशाओं, अगला बिंदु है भौगोलिक दशाओं में हमारा वो है तापमान के बाद में नंबर 2 वर्षा। नंबर 2 है वर्षा। और अगर हम वर्षा की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए वर्षा का जो वार्षिक औसत है, गेहूं की कृषि के लिए वर्षा का वार्षिक औसत, 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वार्षिक जो औसत है वर्षा का गेहूं की कृषि के लिए, वो भौगोलिक दशाएं जो है गेहूं की कृषि के लिए वर्षा का वार्षिक औसत 30 डिग्री से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अर्थात
इसकी फसल के लिए 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र एशिया में, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 40 सेंटीमीटर तक होती है, भाई एशिया में ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा 40 सेंटीमीटर तक होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में गेहूं की कृषि अगर आप कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं या गेहूं की कृषि को उगाया जा रहा है, तो जहां पर जो सेंटीमीटर है वर्षा का वार्षिक जो सेंटीमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर तक है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको ऐसी कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ये ध्यान रखें विद्यार्थियों। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको जो वार्षिक वर्षा का जो औसत बताया है वो बताया है 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र एशिया में जहाँ वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहाँ ऐसे क्षेत्रों में हमें गेहूं की खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक हो या 100 सेंटीमीटर हो, ऐसे स्थानों पर जो गेहूं की कृषि है वो ज़्यादातर खराब होने लग जाती है, इसलिए ध्यान रखा जाए कि वर्षा का वार्षिक जो औसत है वो 30 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे स्थान जहां 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और वे क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है वहां पर गेहूं की खेती खराब हो जाती है या गेहूं सड़ने लग जाता है। ये रही वर्षा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अगला बिंदु लेते हैं हम। अगला बिंदु है हमारा मृदा। अगली भौगोलिक दशा है हमारी नंबर 3 मृदा। अब हम देखेंगे कि इसकी खेती के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपको गेहूं पैदा करना है एशिया महाद्वीप में तो मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होनी चाहिए, ह्यूमस वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ जो मृदा होनी चाहिए गेहूं की खेती के लिए वो दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी, हल्की चीका मिट्टी, या हम कह सकते हैं कांप मिट्टी, इसकी कृषि के लिए उपयुक्त है या उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, गेहूं की कृषि के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो दोमट मिट्टी, काली कछारी मिट्टी भी हम कह सकते हैं, या हल्की चीका मिट्टी या कांप मिट्टी इसकी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि ऐसी मिट्टी में, ये जो मिट्टी है ऐसी मिट्टी में चूने की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, चूना की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, पोटास, अमोनिया, हम कह सकते हैं पोटास, अमोनिया आदि तत्वों की, चूना, नाइट्रोजन, पोटास, अमोनिया आदि तत्वों की
प्रचुर मात्रा में या इनकी मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसी मृदा में चूना, नाइट्रोजन, पोटास, अमोनिया तत्वों की प्रचुर मात्रा में भरमास पाई जाती है। इसके बाद में हम अगला बिंदु लेते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगला बिंदु लेते हैं धरातल। इसके बाद में हम देखते हैं विद्यार्थियों धरातल कैसा हो। अगला बिंदु है हमारा चौथा, वो है हमारा धरातल। अर्थात हम कह सकते हैं कि गेहूं की कृषि अगर हम करना चाहते हैं तो उसका धरातल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ढालू होना चाहिए या ऊंचा नीचा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि भौगोलिक दिशाओं में अगला जो बिंदु है हमारा वो है धरातल। धरातल में देखेंगे कि गेहूं की खेती के लिए या गेहूं की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए धरातल ढालू व समतल होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ढालू जो है इसको कह सकते हैं हम हल्का ढालू, हल्का ढलान वाला, हल्का ढलान वाला, थोड़ा सा ढलान इसमें होना चाहिए क्योंकि जब वर्षा होती है तो इसके जो गेहूं की कृषि के जो खेत होते हैं उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, इतना ढाल हो कि पानी बहकर निकल जाए खेत से। इसलिए इसका जो धरातल है वो थोड़ा ढालू होना चाहिए, हल्का ढालू हो और समतल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो कृषि कार्य किए जाते हैं वो ज़्यादातर मशीनरी द्वारा किए जाते हैं, ट्रैक्टर द्वारा, हैरों द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है या इनमें ऐसे कृषि यंत्रों का उपयोग इस खेती में किया जाता है गेहूं की में। तो यहाँ के लिए धरातल समतल होना चाहिए और पानी बह के निकल जाए ऐसा इस प्रकार का थोड़ा सा ढाल हो, इस प्रकार का धरातल यहाँ होना चाहिए। इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला ले रहे हैं हम श्रम या पूंजी। अगला बिंदु है हमारा श्रम या पूंजी, श्रम व पूंजी। इसकी बात हम करें विद्यार्थियों, एशिया में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी बड़ी हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरियों के द्वारा भी ये कृषि कार्य किए जाते हैं। तो वहाँ श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एशिया में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं विद्यार्थियों, ये तो रहे कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ तकनीक के माध्यम से या मशीनरियों द्वारा ये गेहूं की कृषि की जाती है, तो वहाँ श्रमिक कम चाहिए होते हैं क्योंकि मशीनों से अधिक कार्य होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे और पूंजी की अधिक आवश्यकता होता है क्योंकि मशीनरी पैसे से ही आती है, आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए इसके लिए। अब हम बात करें एशिया में कुछ ऐसे गरीब देश भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ गेहूं की कृषि को या गेहूं की खेती के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करें और यहाँ पर सस्ते श्रम की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि गेहूं को बोने के लिए, पानी देने के लिए, खाद फेंकने के लिए, काटने के लिए, घरों तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये हैं हमारे कुछ भौगोलिक दशाएं, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो बिंदु है हमारा भौगोलिक दशा का, वो है उर्वरक या खाद। अगला बिंदु है हमारा उर्वरक, नेक्स्ट बिंदु है हमारा उर्वरक या कह सकते हैं हम खाद। विद्यार्थियों, जब हम गेहूं जैसी कृषि को मृदा में या मिट्टी में जब हम बोते हैं तो ज़्यादातर जो गेहूं की फसल होती है वो मृदा से
नाइट्रोजन है, चूना है, फास्फोरस है, अमोनिया है, ऐसे तत्वों को मृदा से खींच लेती है, मृदा से खींच लेती है। तो मृदा में या हम कह सकते हैं मिट्टी में ऐसे पोषक तत्वों की, ऐसे पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, ऐसे कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। उस कमी को दूर करने के लिए हम या तो गोबर का खाद या कह सकते हैं हम देसी खाद देकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं, या हम ज़्यादातर रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा या कह सकते हैं हम अधिक से ज़्यादा कृषि का उत्पादन कर सकें, कृषि उत्पादन कर सकें। इसके लिए हम अनेक प्रकार के खेतों में उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात खादों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे सकें। इसके साथ ही ये रहा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये रही थी कुछ भौगोलिक दशाएं। विद्यार्थियों, अगर हमारे चैनल पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में मैं और नई नई वीडियो लेके आऊँ। आज मैं इस भाग फर्स्ट में हम जो एशिया की खाद्यान्न फसलें थी बीए फाइनल ईयर में, उनका हमने आज थोड़ी सी चर्चा की हमने। इसी के साथ में आने वाले सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में विदेश, या हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में गेहूं की कृषि का वितरण, एशिया महाद्वीप में गेहूं की कृषि का जो वितरण है वो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे। वो भी खाद्यान्न फसलों में ही चलेगा, सेकंड पार्ट उसमें देखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो समझ आई हो, आपको कुछ अच्छा मिला हो, तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।